हाय स्टूडेंट्स। चलो अब चलते हैं आगे। तो अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक होता है डिस्क्रीट, एक वर्ड होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बात करते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो दो वर्ड होते हैं डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि डिस्क्रीट का मतलब कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का मतलब कुछ काउंटेबल पार्टिकल से चीज बनी है। जैसे कि हम कभी भी लिख देते हैं, जैसे कि मान लो कि ये 3 मास है, ये बेसिकली डिस्क्रीट है। और कंटिन्यूअस का मतलब बेसिकली इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अनकाउंटेबल। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज आपने क्या किया, कुछ चीनी के दाने लेके, है ना, चीनी ली, कुछ ऐसे मोटे दाने कैसे फेंक दी, 100 200 300 दाने, लेकिन दे आर काउंटेबल, तो वो बेसिकली कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। ऐसे ही आपने क्या किया, चीनी को ऐसे गर्म कर दिया, चाशनी हो गई, तो उसमें इनफिनाइट मॉलिक्यूल्स है, या जैसे, तो वो बेसिकली कंटिन्यूअस है। ऐसे आपने पानी है, तो पानी में इनफिनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेसिकली क्या है, वो कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, वो मतलब अनएंडिंग है। और अगर उसके आपने आइस क्यूब बना दिया, उसके 20 क्यूब 30 क्यूब, तो 20-30 क्यूब जो है काउंटेबल है, तो बेसिकली डिस्क्रीट है। तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हमने ऐसी बॉडीज का सेंटर मास निकाल रहे थे जो कि डिस्क्रीट है, इसमें 4 पार्टिकल हैं, 5 पार्टिकल हैं, 6 पार्टिकल हैं। लेकिन अब हम ऐसी बॉडीज का सेंटर मास निकालेंगे जो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब एक लंबी सी रॉड है। अब लंबी सी रॉड में करोड़ों मॉलिक्यूल, उसमें कुछ पॉइंट मासेस नहीं है, तो आप उसका m1r1 + m2r2 सेंटर मास नहीं निकाल सकते। वहाँ पे आपको उसको कंटिन्यूअस मानना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस मान के आपको उसमें लगाना पड़ेगा क्या, सोचो क्या लगाना पड़ेगा उसमें, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है बच्चों, मिटाओ। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं सेंटर मास पर इंटीग्रेशन। चलो तो हम बात करते हैं C1/d इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से सेंटर मास कैसे निकालें, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं सकते कि मेरी राइटिंग ठीक हो जाए, और बताओ मेरे दिन का दिन कोशिश से राइटिंग खराब ही हो रही है। अच्छा, इसी में कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है, जैसा है वैसा चलने दो। अच्छा, तो बात करते हैं सेंटर मास बाय इंटीग्रेशन फॉर क्या, फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। अगर बॉडीज कंटिन्यूअस हैं तो सेंटर मास इंटीग्रेशन से कैसे निकालें, लेट्स सी। क्या करते हैं कि मान लो ये कोई कंटिन्यूअस बॉडी, चट्टान, कुछ भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक छोटा सा मास है d, मान लो ऐसे कोऑर्डिनेट, इसका पोजीशन है r। अब ये बॉडी dm करोड़ों dm से बनी हुई है, कितना dm से, करोड़ों dm से बनी हुई है। अब ये करोड़ों dm से बनी है, इसका सेंटर मास कैसे निकालें, तो देखो बच्चों, वैसे सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 + m2r2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 + m2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपको भाई एक छोटा सा मास है dm, उसका कोऑर्डिनेट r1 है, ऐसे एक छोटा सा मास होगा dm2, ऐसा कोऑर्डिनेट r2 होगा, और ऐसे नीचे dm1 + dm2 करोड़ों मास होगा। ठीक है ना। अब सोचो, अगर 2-3 चीजें हो तो आप सिग्मा से जोड़ सकते हो, मैन्युअली जोड़ सकते हो, लेकिन करोड़ों चीजें तो कैसे जोड़ोगे, इंटीग्रेशन से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dmr, और नीचे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन ऑफ dm इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, टोटल मास ही है, तो आप इसको लिख सकते हो dmr/dm, या टोटल मास पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सेंटर मास का कोऑर्डिनेट ये होता है। अगर आपको सेंटर मास का x y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मैं थोड़ी देर बोर्ड से बाहर जाऊंगा, शायद बोर्ड में आ भी हो। सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट होगा σ/dm x/, मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, करा चुका हूँ। y कोऑर्डिनेट होगा σ/dm y/dm, सिग्मा इंटीग्रल या मरवाएगा बंदे, और z कोऑर्डिनेट होगा σ/dm z/dm। तो ये मेरे पास फॉर्मूले हैं कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, और साथ में z कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। चलो मिटा दो, मिटा दो। चलो अब हम एग्जांपल करते हैं। तुम सबसे अच्छा काम कर रहे हो, बोर्ड मिटा दो, आई एम जस्ट जोकिंग। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कह रहा था कि सेंटर मास, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम बात करते हैं, एक सिंपल सी बात
कि फाइंड सेंटर मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, बच्चे को पता है कि अगर पतली सी रॉड मान लो, ऐसी रॉड है, सेंटर मास मान लो L लेंथ की है, तो सेंटर मास बीचों बीच होना चाहिए। मैंने थिक इसलिए लिया क्योंकि थिक लूंगा तो एक्चुअली मान लो उसका डायमीटर होगा तो उसका सेंटर मास उसके एक्सिस पे होगा, तो y बराबर r पर होगा। नहीं समझ मेरी बात? भाई थिक लोगे, अगर आपने रॉड से बहुत थिक ले ली होती तो सेंटर मास यहाँ होता, तो वो x में भी होता, x इंटू L बाई 2 पे होता, y में भी r पर होता, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता। थिन लिए तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई जो है मोटाई है वो ना के बराबर। अब कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पर क्या है, वहीं पर सेंटर मास है। तो सेंटर मास का होना चाहिए x बराबर L बाई 2 पे, वो तो मुझे पता है, लेकिन इतना पढ़ाने का कुछ रीजन तो होना चाहिए ना भाई, मास्टर भी तो दिखाएगा कि देखो कुछ पढ़ाया है। तो लेट्स सी हाउ कैन इट बी डन। तो मुझे पता है कि सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट ही होगा, y z नहीं होगा, ये होगा dmx by dm, ये होगा dmx by dm। अब कैसे करें dmx by dm? तो हम क्या करते हैं, dmx by dm, तो पहले हमको एक छोटा सा मास लेना पड़ेगा। तरीका ये है कि x पे जाओ और एक छोटा सा हिस्सा ले लो dx, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा। मैं दिखा बड़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर बड़ा नहीं दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। अब इस छोटे से मास का, ये जो छोटा सा मास होगा dm बोलते हैं इसको, ठीक है, एक छोटा सा मास लेना, ठीक है ना, उसका x कोऑर्डिनेट लिया, x dm x, dm कितना होगा, dm होगा m by dx। तुम बोलोगे सर बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं बोलूँगा सिंपल है, देखा m मास है L लेंथ का, तो 1 मीटर का मास क्या होगा m by L, और dx लेंथ का मास क्या होगा m by L into dx। 1 मीटर का निकालो, जितने का मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। तो ये हो गया मेरे पास m by L dx। अब देखो सिंपल सी बात है, ये होगा dm, dm कितना हो गया m by L dx into x डिवाइड बाय dm। अब dm कितना है बच्चों, m by L dx। सिंपल, m by L कांस्टेंट बाहर निकल आया है, सेंटर मास कितना हो गया बच्चों, सेंटर मास हो गया m by L, बच्चों m by L कितना हो गया x dx by m by L, साथ में कितना हो गया dx हो गया बच्चों। अब क्या करा, ये कुछ नहीं करा है ना, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखना है कि पहला x कहाँ पर होगा, पहला x x बराबर 0 पर होगा और आखिरी x कहाँ होगा, L पर होगा। ऐसे पहला x कहाँ होगा, x बराबर 0 पर, आखिरी L पर होगा। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास कितना हो गया बच्चों, m by L कट गया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, और x का इंटीग्रेशन होगा आपके पास x स्क्वायर बाय 0 से L। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से L। ठीक है बच्चों, अब x की जगह L रखोगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 तो स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक है बच्चों, डिवाइड x की जगह L रखोगे तो L आ जाएगा, तो L स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, L बाय 2। सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट वैसे मुझे पहले से पता था, लेकिन मास्टर को निशान पट्टी दिखानी जरूरी है। तो L बाय 2 पर आ गया, which you know वेरिएबल, which you knew वेरिएबल, फाइन, इट्स फाइन, मिटा दो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं, और कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो लेट्स सी हाउ कैन वी कॉम्प्लेक्सिफाई द क्वेश्चन। तो अपना फेवरेट काम कर लो, क्या फेवरेट काम बच्चों, मिटाना, वेरी गुड। चलो भाई अब सुनो मेरी बात, आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताना है फॉर अ रॉड। अब एक रॉड है जिसका लीनियर मास डेंसिटी x प्लस 2 है, जो भी ऐसा यूनिट डज नॉट मैटर। एक रॉड का लीनियर मास डेंसिटी x प्लस 2 है, इसका मतलब समझ लो आप क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक रॉड है, थिन सी रॉड है, मैं थोड़ा मोटी दिखाती लेकिन थिन है, उसकी डेंसिटी x बराबर 0 पे 0 है, और जैसे सब आगे जा रहे हैं उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, ये भारी होती जा रही है। मतलब ऐसे मान लो शून्य रॉड थर्माकोल की, फिर लकड़ी की होगी, ठीक है ना, फिर एल्युमिनियम की होगी, फिर लोहे की होगी, ऐसे इसका लैम्डा बढ़ते जा रहा है, आखिरी में सीजियम होगा जो शायद सबसे भारी मटेरियल होता है। तो अब खुद सोचो कि इसका जो सेंटर मास होगा बीच में जो कि बैलेंस राइट साइड होगी थोड़ी, मुझे पता है इसका सेंटर मास L बाय 2 से आगे होना चाहिए। ठीक है, कैसे करें, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पर जाओ और एक छोटा सा दूरी लो, कितना dx। अब इस dx का जो मास होगा वो dm होगा, अब वो कैसे निकालेंगे, वो m by L dx नहीं कर सकते, क्योंकि m by L dx आप तभी कर सकते हो जब आपके पास
बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लैम्डा एक्स प्लस हुआ है तो लैम्डा बेसिकली होता है लैम्डा डीएम बाई डीएल होता है और क्या होता है डीएम बाई डीएक्स होता है और क्या होता है भाई मास बाय लेंथ ही होता है ना तो वहां से डीएम ले लो कितना हो जाएगा x प्लस 2 dx। नो डाउट x प्लस 2 वेरिएबल है लेकिन एक छोटे से दूरी के लिए x प्लस 2 कांस्टेंट होगा तो अब एक छोटे से दूरी के लिए लैम्डा dx लगा सकते हो ठीक है। बड़ी दूरी में तो डिफाइन नहीं होगी बड़ी दूरी में x क्या होगा लेकिन छोटी सी दूरी में x कांस्टेंट है बड़ी दूरी में x की हजारों वैल्यूज हो सकती है तो छोटी सी दूरी के लिए मैंने इसको x प्लस 2 लिख दिया तो dm बराबर लैम्डा dx ठीक है। अब करना क्या है भाई सेंटर मास का एक्सपोनेंट निकालना सेंटर मास का एक्सपोनेंट होगा आपके पास dmx by dm dm कितना है बच्चों x प्लस 2 dx into x डिवाइड बाय dm dm कितना हो गया x प्लस 2 dx ठीक है बच्चों। अब लगाते हैं इसमें लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके l तक 0 से लेके l तक ठीक है। अब ये कितना हो गया x into x x स्क्वायर तो ये अपने पास हो गया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 समझ में बात साथ में आएगा 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x स्क्वायर बाय 2 मतलब x स्क्वायर कहां से कहां तक 0 से लेके l तक ठीक है। अब नीचे x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x का होगा x स्क्वायर बाय 2 2 का होगा 2x 0 से लेके l तक सही। अब x की जगह l रखो अगर आप x की जगह l रखते हो तो ऊपर आएगा आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों l क्यूब बाय 3 ठीक है प्लस x की जगह रखोगे तो l स्क्वायर 0 को सबको 0 हो जाएगा छोड़ नीचे आ जाएगा l x की जगह l रखोगे तो l स्क्वायर बाय 2 प्लस x की जगह रखोगे तो 2 है 0 को सबको 0 हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो आप देख लिया आपने अब क्या करना है बच्चों कि आपने ऐसा किया कि आप l कॉमन ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो अगर आपने l कॉमन ले लिया तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ये छोड़ो ये हो जाएगा l क्यूब प्लस 3l स्क्वायर ठीक है ना l क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय यहाँ हो गया आपके पास l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर नहीं l क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डिवाइड बाय 3 हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 4l डिवाइड बाय 2 ठीक है। अब l एलसीएम ले लो तो ये आपका हो गया 2 by 3 टाइम्स कितना हो गया अब आपके पास क्या हो गया l चला गया तो यहाँ हो गया आपके पास l स्क्वायर प्लस एक l आपने एलसीएम ले लिया l स्क्वायर प्लस 3 है डिवाइड बाय एक l कॉमन ले लिया l प्लस 4 तो ये आपका आंसर हो गया 2 टाइम्स l स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय l प्लस 4। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहता हूं मान लो l 1 मीटर है मान लो l 1 मीटर है तो ये कितना आएगा ठीक है। तो मैं एक सेकंड ऊपर का बिठा रहा हूं देखो आप मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये l बाय 2 से आगे होना चाहिए मतलब अगर l 1 मीटर है तो सेंटर ऑफ मास जो भी ये बैलेंस होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ रही है वो 1 बाय 2 से आगे होनी चाहिए। लेट्स सी इफ इट्स ट्रू और नॉट। मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं मान लो इफ फॉर एग्जांपल l बराबर 1 l बराबर 1 हो गया तो आपके पास सेंटर ऑफ मास का एक्सपोनेंट कितना हो गया 2 by 3 l स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 3 ठीक है 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 l की जगह 1 रख दिया आपने ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 2 into 4 डिवाइड बाय 3 into 5 आंसर कितना हो गया 8 by 15 ठीक है सही। अब आपका आंसर आ गया 8 by 15 जो भी हो 8 by 16 होता तो हाफ होता लेकिन ये जो भी है ये हाफ से बड़ा है थोड़ा ही बड़ा है ज़्यादा बड़ा लेकिन जो भी लेकिन हाफ से बड़ा है तो ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो सेंटर मास होगा बेसिकली आगे से आगे जो ठीक है बच्चों। ओके बच्चों तो आप ये लिखो अब इसके बाद हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें और करते हैं ठीक है। इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको इंटीग्रेशन थोड़ी देखनी पड़ेगी। चलो भाई होप सो आपने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास को ठीक है आधे लिंक कैसे निकालें तो आधे लिंक कैसे निकालें ठीक है। तो आधे लिंक कैसे निकालते हैं कि
बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने इसको पॉलीथीन से रैप कर दिया तो ये बैलेंस वाई एक्सिस पे होगी, क्योंकि लेफ्ट राइट एक जैसा है। तो मतलब सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो इसको मैथमेटिकली समझा देंगे, लेकिन आप लोग समझ रहे होगे कि सेंटर मास वाई एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मान लो थिन और यूनिफॉर्म रिंग है, पतले से रिंग यूनिफॉर्म रिंग है, कैसे निकालें? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई? एक छोटा सा डीएम लेना पड़ेगा। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली सर्कुलर इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं पोलर इंटीग्रेशन, इसमें कोऑर्डिनेट्स पोलर होते हैं। तो जब भी ऐसी कोई चीज है पोलर कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होगा मैं समझाता हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस ऑफ थीटा में होगा। कहने का मतलब क्या करेंगे आप समझना मेरी बात। हम यहाँ से थीटा पर जाके एक छोटा सा हिस्सा लेंगे डी थीटा, थीटा पर जाकर डी थीटा हिस्सा दिया। अब इसका जो मास होगा, जो भी इसका मास होगा, ठीक है, वो होगा मास पर यूनिट लेंथ जो कि कांस्टेंट है इनटू आर डी थीटा। तुम बोलोगे सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बोलोगे बिल्कुल समझ नहीं आया। और देखो लैम्डा बेसिकली कुछ नहीं, मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, जो भी मास पर यूनिट लेंथ हो डज नॉट मैटर। तो मास क्या होगा? लैम्डा इनटू डीएल। अब ये आर्क जो है, जो आर्क लेंथ होती है ना, आर्क लेंथ जो होती है वो बेसिकली आर डी थीटा होती है, आर इनटू थीटा होती है, नहीं होती या थीटा बराबर एल बराबर आर थीटा नहीं होती। तो इसका एंगल डी थीटा है तो आर डी थीटा होगी। तो एक छोटा सा मास है जिसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और उसकी लेंथ है आर डी थीटा, तो उसका मास हो गया लैम्डा इनटू आर डी थीटा। अब इस मास के दो कोऑर्डिनेट होंगे, बहुत छोटा सा मास है, मेरी बात समझना, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन में भी 526 डी थीटा है, ठीक है, ये बिल्कुल ना के बराबर इस लाइन के अंदर ही है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आर है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर cos थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर sin थीटा। ये जो छोटा सा मास है वो कहाँ पर है बच्चों? वो है प्रेजेंट आर cos थीटा और आर sin थीटा, ठीक है। तो ये छोटा सा मास आर cos थीटा आर sin थीटा प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सर्कुलर इंटीग्रेशन होगी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं कि y और x कोऑर्डिनेट कितना हो। सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट होता है सिग्मा dm x by dm, ठीक है बच्चों। dm छोटा सा मास हो गया लैम्डा डी थीटा, नहीं सिग्मा इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस मास, तो ये हो गया आपके पास लैम्डा आर डी थीटा। सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट कितना है? r cos थीटा। dm कितना है बच्चों? लैम्डा आर डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों अपने को कहां से कहां तक करना है? देखो थीटा बराबर 0 से लेकर, देखो सबसे पहला एंगल क्या है? थीटा 0 और आखिरी एंगल क्या है? थीटा बराबर 180। तो 0 से 180 बिल्कुल नहीं लिखना, सब काम रेडियन में चलता है। 0 से पाई कर दिया अपन ने इंटीग्रेट, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों? सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? लैम्डा आर तो बाहर आ गया, तो लैम्डा लेफ्ट से बाहर, ऊपर से बाहर आ गया, नीचे से बाहर आ गया, ऊपर बच गया क्योंकि लैम्डा आर पर बाहर आएगा तो लैम्डा आर कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर cos थीटा डी थीटा 0 से पाई, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई, ठीक है बच्चों। तो ऊपर आ गया cos थीटा डी थीटा, आर और आ गया इतना। अब कैसे इंटीग्रेट करें इसको? कुछ नहीं करना बच्चों, आर cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin थीटा, है ना। cos थीटा डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है इंटीग्रेशन प्लस sin थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा सही कर रहा हूँ, चलो ठीक है। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा 0 से पाई। चलो अब मैंने आपको पहले ही बोला था, ध्यान रखना, अगर आप इसको पॉलीथीन से कवर करके, सपोज इसको पॉलीथीन से कवर किया, मान लो सपोज, अब ये रिंग नहीं है लेकिन मान लो इसको पॉलीथीन से कवर करके अगर आप इसको बैलेंस करते, तो आपको सोचना कि अगर आप इसको बैलेंस करते पॉलीथीन से कवर करके गिरा के, तो ये बिल्कुल बीचों बीच बैलेंस होता है, इधर इधर सेम है। तो उसका y जो सेंटर मास होता है उसका y कोऑर्डिनेट होता है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है 0। तो अगर आप देखो ध्यान से, उसका x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसे प्रूव करके दिखाया कि अगर आप देखो इसको, यहाँ पर क्या होगा? sin थीटा। अब sin पाई कितना होता है? sin 180 0, sin 0 also 0, तो ये आपके पास 0 है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप कॉमन सेंस से भी देख सकते थे कि सेंटर मास y एक्सिस पे होता तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 था, लेकिन आपने नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, ठीक है बच्चों।
अब हम चलते हैं आगे, सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चीज को मिटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें लिखने की जगह ही नहीं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट और सेंटर मास। सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट होता है सिग्मा एम वाई बाय सिग्मा। ठीक है, ये हो गया आपके पास सिग्मा एम वाई। एम कितना है, सॉरी है सिग्मा क्यों लिखता हूं मैं, डीएम वाई बाय डीएम। डीएम कितना है बच्चों, लैम्डा आर डी थीटा। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर sin थीटा। डीएम कितना है, लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन वही होगा, थीटा सबसे पहले पार्टिकल के लिए 0 है, सबसे आगे पार्टिकल के लिए पाई है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है बच्चों, लैम्डा लैम्डा ऊपर नीचे से आ गया, कट गया। अब बेसिकली क्या बचा, ऊपर बच गया आर sin थीटा डी थीटा 0 से पाई, और नीचे हो गया आपके पास डी थीटा 0 से पाई। ठीक है, सही है इतना। चलो मैं लेफ्ट में उठा रहा हूँ, आप लिखते रहो प्लीज, साथ साथ लिखते रहा करो, क्योंकि आप लिखोगे तो ये आगे बढ़ोगे, और लिखते रहो तो समझ भी अच्छा आता है। मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आपके पास सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास r sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। ठीक है, लिमिट 0 से पाई, और d थीटा का थीटा 0 से पाई। ठीक है, थीटा की जगह पाई रखोगे, cos पाई होता है -1, तो माइनस cos पाई हो जाएगा +1। cos 0 होता है 1, तो माइनस cos 0। ठीक है बच्चों, तो ये +1 हो जाएगा। आप एक बात समझ रहे, एक बड़ी सिंपल सी चीज बताऊं, कभी भी माइनस होता है ना, तो माइनस को हटा के लिमिट उल्टी कर सकते हो आप। तुम समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आपको भी समझना, जैसे कि मान लो कोई भी चीज है, जैसे मान लो cos थीटा है a से b, cos में माइनस cos से होगा, माइनस है तो माइनस cos b माइनस cos है, तो cos a प्लस cos b हो जाएगा। तो आप उसको cos थीटा b से लिख सकते हो। मतलब ये है कि माइनस हटा के लिमिट उल्टी कर सकते हो, ये कभी भी चलेगा। cos थीटा sin थीटा आप सोच के देखना भाई, जैसे कि मान लो पहले ये वैल्यू रखनी, फिर ये वैल्यू रखनी, और माइनस है तो पहली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसी पे लिमिट उल्टी करके उल्टा कर दो, 0 से पाई, और नीचे कितना हो जाएगा, पाई माइनस 0 पाई, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos पाई -1 होता है, 1 और -1 कितना हो जाएगा, +2। तो आंसर आ गया आपके पास कि सेंट्रल मास का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो आपके पास हो गया 2 पाई। तो सेंट्रल मास का वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं? श्योर? तो मैं चाहता हूँ आप इसको फटाफट पॉज करो, फटाफट लिख लो, और हम चलते हैं आगे। इनफैक्ट मैं लेक्चर ख़त्म ही करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बाय।